बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद। एक नए नावल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है नावल आपको पसंद आएगा। आज के नावल का अनवान है नए मौसम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम अक़सात, तमाम नावल, तमाम कहानियाँ आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। शहर कराची की ज़िंदगी इतनी तेज़ है कि यूँ लगता है जैसे सबके पैरों में पहिए फिट हैं। पूरा शहर हमा वक्त एक दौड़ में लगा हुआ महसूस होता है। बाज़ार जाओ तो लोगों का एक जमे गफ़ीर, स्कूल जाओ तो वहाँ खलकत बेपनाह, अस्पताल जाओ तो लगता है आज पूरा शहर ही बीमार होके यहाँ आ गया है। सड़कें हर वक्त हर साइज़ की गाड़ियों से भरी हुई, ऊपर से बेपनाह शोर, एक अफरा तफरी का आलम नज़र आता है। हर एक को जल्दी है और वक्त किसी के पास भी नहीं। कराची के रहने वालों की अलग एक सतर में तारीफ़ की जाए तो कुछ यूँ होगी कि अभी उधर थे, अभी इधर हैं और फ़ौरन कहीं और जाना है। लेकिन इसके साथ साथ कराची वालों की खूबी और भी है कि ये बहुत सारे कामों को एक ही वक्त में निपटाने का हुनर जानते हैं। वक्त के साथ दौड़ लगाते लगाते वो बहुत माहिर हो चुके हैं। मुतहरिक ज़िंदगी का अपना ही एक मज़ा होता है। शायद अम्मा पर भी कराची ही का असर था। वो कराची में पैदा हुई, वहीं रहीं और सारी ज़िंदगी मुतहरिक अंदाज में बसर करने के बाद वो अब भी चाक़ो चौबंद थीं। बेटे बेटियां शादीशुदा हो चुके थे। नवासे नवासियां पोते पोतियां कद के बराबर आने लगे थे, मगर वो खुद जिंदा दिली की आखिरी हदूद पर थीं। खूबसूरत सूट या साड़ी के साथ मैचिंग सैंडल और चूड़ियाँ पहनना लाजमी था। उंगलियां अंगूठियों से मुज़य्यन और चेहरे पर मुनासिब मेकअप, हर वक्त निक सिक से दुरुस्त। अम्मा भी जब अब्बा मियाँ के सामने सर के बालों को खसाब से रंगती तो अब्बा मियाँ अपने गंजे सर पर हाथ फेर कर किलस के रह जाते। दिन ब दिन जवान होती हुई अम्मा के अंदाज इन्हें पसंद ना थे, मगर अम्मा के मिजाज का एक अलग ही रंग था। चीज़ों की तो बहुतात थी। अमेरिका से बड़ी बेटी सबाहत आईं तो अम्मा के लिए परफ्यूम, लोशन, शैम्पू और ना जाने क्या क्या उठा लाईं। इस्लामाबाद से छोटी बेटी सोबिया आईं तो चूड़ियाँ सैंडल परस ले आती। फुरकान यानी छोटा बेटा दुबई से आता और अम्मा के लिए साड़ियों और सूटों का ढेर लग जाता। असरान बड़ा बेटा तो खैर साथ ही रहता था, मगर वो भी किसी से पीछे ना था। अम्मा की अच्छी सेहत के लिए जूस, फल, ताकत की दवाइयाँ और मेडिकल चेकअप इसकी जिम्मेदारी थी। अब भी अम्मा जवान और खूबसूरत नज़र ना आती तो हैरत होती। कमोबेश यही सारी सहूलियात अब्बा मियाँ को भी हासिल थीं, मगर वो ठहरे दरवेश सिर्फ तो बेनियाज आदमी। किसी ने कपड़े तोहफ़तन दिए तो उठा के किसी दूसरे को बख्श दिए। चॉकलेट्स के डब्बे या कोई और खाने पीने की चीज़ मिली तो पोते पोतियों नवासे नवासियों में खिलाकर खुश हो लेते। कोई परफ्यूम, घड़ी, वॉलेट ले आया तो दमादों के हिस्से में आ गई और खुद अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और इनकी इस हरकत पर अम्मा किलस कर रह जाती। जहाँ अम्मा के अरमान और शौक़ ही पूरे नहीं हो पा रहे थे, वहाँ अब्बा का हद से ज़्यादा सादा अंदाज, कोई मुनासबत ही ना थी। अम्मा घूमने फिरने की बातें करने और खाने पीने की शौकीन, तो अब्बा रिटायरमेंट के बाद घर में रहते, बागबानी करने, कम बोलने और कम खाने के हुगर। जवानी तो दोनों ने जैसे तैसे गुजार ली थी, मगर बुढ़ापा जैसे एक मशरिक़ तो दूसरा मगरिब की तरफ खिंचता चला जा रहा था। इस बरस दिसंबर का महीना बहुत अहम था। इनकी सारी औलादें दिसंबर के आखिरी हफ्ते में इनके पास इकट्ठी हो रही थीं। बड़े सालों के बाद एक मौका आया था। अमेरिका से सबाहत और दुबई से फुरकान भी छुट्टी लेकर आ रहे थे। उधर सोबिया भी अपने बच्चों की सर्दियों की छुट्टियां मैके में गुजारने का प्रोग्राम बनाए बैठी थी। अरसलान और उनकी बीवी फरिया मेहमानों की आमद की तैयारियों में लगे हुए थे, तो अम्मा अलग खुश नज़र आ रही थी। खुश तो खैर अब्बा भी थे। तुम्हारे साल भर के मेकअप और कपड़ों का स्टॉक आ रहा है, इसलिए इतनी खुश हो। उन्होंने अम्मा की चुटकी ली। मेरे बच्चे आ रहे हैं, मुझे इनकी आमद की खुशी है। ये कपड़े और मेकअप कहाँ से आ गए बीच में। उन्होंने खफगी से मियाँ की तरफ देखा। बच्चों का तो बस बहाना ही है। अब्बा मियाँ की ज़ुबान में फिर खुजली हुई, मगर अम्मा ने बात काट दी। सारी ज़िंदगी आपको मेरा पहनना ओढ़ना खलता रहा। खुद क्लास 1 ऑफिसर होने के बावजूद कभी अफसरों वाले हुलिये में ना रहे। ना कपड़ों का ज़ौक़, ना जूतों का ख्याल। वो तो मैं ही थी जो आपकी शॉपिंग किया करती थी और आपको इस काबिल बनाए रखती थी कि लोगों में सुबकी ना हो। जब से रिटायर हुए हैं सूट बूट से भी गए,
अम्मा चिल्ला के बोली, अरे इसको सादगी कहते हैं, सादगी। इंसान को बस साफ सुथरे गनीमत हुलिये में रहना चाहिए। हर वक्त की लीपा पोती का कोई फ़ायदा है, न कलफ लगे अकड़े कपड़ों का। वो संजीदगी से बोले, आपसे तो कुछ कहना बेकार है। जब पिछले 40 सालों में मेरी ना सुनी तो अब क्या सुनेंगे। खैर से सठिया चुके हैं, मगर अब तो 60 की दहाई से भी आगे का सफ़र शुरू कर चुके हैं आप। और मैं तो अभी 60 की भी नहीं हुई, 16 बरस की थी जब आपसे शादी हुई थी। अम्मा हिसाब किताब लगाते हुए बोली कि अब्बा मियाँ इनकी बात उचक के ले गए, यानी आपकी किस्मत फूटी थी। अब आप जो भी समझें, लेकिन आपकी यह दिल आज़ार बातें मुझे बनने संवरने से हरगिज़ रोक नहीं सकती। अम्मा ने हतमी अंदाज में कहा, इस हिसाबी हेर फेर से तो आप हुई फ़क्त 56 बरस की, लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है, क़याम पाकिस्तान के वक्त आपकी विलादत हो चुकी थी। अब्बा मियाँ होठों तले मुस्कुराए। इनकी बात सुनकर अम्मा का गोया 1000 वाल्ट करंट लग गया। क्या क्या कहा? क़याम पाकिस्तान के वक्त और मेरी विलादत? वो चमक कर बोली, अरे भाई, महलेदारी के साथ साथ रिश्तेदारी भी तो थी। इस वक्त कोई 6-7 बरस के थे जब हमारी अम्मा आपकी अम्मा को बेटी की पैदाइश की मुबारकबाद देने गई थी और वापस आके हमें गोद में उठा के बोली थी, साद मियाँ, आपकी दुल्हन को देख कर आ रहे हैं हम, बहुत प्यारी है, एकदम गुड़िया सी। अब्बा मुस्कुराए, अरे तोबा तोबा, कैसे अनजान बन रहे हैं आप। वो तो हमारी सबसे बड़ी आपा की पैदाइश का वाक़या है, जिनके बारे में आपकी अम्मा ने ये सब इरशाद फरमाया था। और आपका नाम इन बेचारी पर ऐसा भारी पड़ा कि वो 4 साल की उम्र में ही अल्लाह को प्यारी हो गई। हम तो इनके पैदा होने के 8 बरस बाद पैदा हुए थे। इनके और हमारे बीच हमारे अम्मा के 4 बेटे और पैदा हो गए, और हमारी पैदाइश पर आपकी अम्मा फिर हमारी अम्मा के सर हो गई कि इनकी बहू बनेगी तो वो हमारी अम्मा की ही बेटी होगी। हमारी अम्मा सीधी सादी फ़ौरन मान गई। इसी वजह से तो हमारी इतनी कम उम्री में शादी भी हो गई कि आपकी उम्र जो निकली जा रही थी। पूरे 15 बरस बड़े हैं आप हमसे। अम्मा तनफन करके बोली। अब्बा मियाँ मुँह दबा के हंसते रहे। इन्हें 100 बार के किस्से को हर बार नए सिरे से सुनने में ज़्यादा मज़ा आता था या अम्मा को तपाने में, ये वो ही जानते थे। घर सबके आमद के बाद खुशियों और कहकों से भर गया था। सब लोग कई साल बाद इकट्ठे हुए थे। आखिरी बार जब फरकान की शादी पर 4 बरस पहले इकट्ठे हुए थे, और अब वो भी अपने 2 बच्चों के साथ मौजूद थे। दरमियान में कभी कोई आ गया तो कभी कोई। ये रौनक तो सबके आने पर होती थी। अम्मा सारे पोते पोतियों नवासा नवासियों में घिरी बैठी थी, तो अब्बा अपने बेटे दमादों के साथ महफिल जमाए बैठे थे। हर तरफ मुस्कुराहटें थीं। अरे नया साल शुरू होने में सिर्फ 2 दिन बाद रह गए। सोबिया ने घड़ी देखी तो याद आया, अरे हाँ, अमेरिका में तो ये दिन बड़े एहतमाम से मनाते हैं। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में तो क्रिसमस की छुट्टियां होती हैं, जो कि नए साल तक रहती हैं। वो खित्ते जहाँ बर्फ़ पड़ती है इस दौरान बर्फ़ से ढक जाते हैं, लेकिन सर्दी के बावजूद भी क्रिसमस और न्यू ईयर की तकरीबात अरूज पर होती हैं। सबाहत ने कहा, अरे तो यहाँ भी नया साल बड़े जोश और खरोश से मनाया जाता है। मन चले रोड और गलियाँ कूचों में तमाशेबाजी फायरिंग करते हैं। होटल्स और क्लब्स में न्यू ईयर नाइट मनाई जाती है। रात को ठीक 12 बजे बड़े बड़े तमाशे होते हैं। अरसलान ने टुकड़ा जोड़ा, मामा, हमारा नया साल तो मुहर्रम के महीने में शुरू होता है ना। सोबिया की 5 साला बेटी सबा बोली। हाँ बिल्कुल, हमारा नया साल पहली मुहर्रम से शुरू होता है और ईस्वी कैलेंडर 1 जनवरी से। तो फिर हम अंग्रेज़ों के साथ नए साल को अपना क्यों कहते हैं। सबाहत के बेटे अली ने सबको सवालिया नज़रों से देखा। इसमें हमारा ज़्यादा कसूर नहीं बेटा, कसूर इनका है जिन्होंने हमारी ज़िंदगी के मामूलात को ईस्वी कैलेंडर के साथ हम आहंग कर दिया है। अब्बा मियाँ ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया, लेकिन इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, दिन तारीख महीना किसी भी कैलेंडर का हो, हमारा काम तो अपने रोज़मर्रा के मामूलात में ही पूरा करना होता है। सबाहत के शौहर अज़हर ने कंधे उचकाए। हाँ ये तो जाहिर है, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि अब अगर कैलेंडर ईस्वी की जगह हिजरी सन का शुरू कर दिया जाए तो शायद पूरी कौम हवास वाख्ता ही हो जाए। शहरी लोगों को तो हिजरी सन के महीनों के नाम भी याद नहीं। लेकिन बात यह है कि आपको अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखने के लिए अपने मज़हब की छोटी छोटी जुज़ियात का ख्याल रखना चाहिए। अब्बा मियाँ तहम्मुल से बोले, दादा, मुझे हिजरी साल के पूरे 12 महीनों के नाम याद हैं। सोबिया की बड़ी बेटी हीरा जल्दी से बोली, अच्छा तो आपको ये पता है
کہ آپ کس اسلامی مہینے میں پیدا ہوئی ہیں؟ دادا مسکرائے۔ یہ تو نہیں پتہ، مجھے تو صرف یہ معلوم ہے کہ میں 12 جولائی کو پیدا ہوئی ہوں۔ ہیرا جھینپ کے بولی۔ اور میں 10 اگست کو، میں 24 جنوری کو۔ سارے بچے ایک دم بول پڑے۔ ہاں ہاں سب ٹھیک ہے، مگر اسلامی مہینوں کا بھی تو بتاؤ۔ ابا میاں کی بات پر اس بار بالکل خاموشی چھا گئی۔ کیوں بیگم صاحبہ، آپ فرمائیں کہ آپ کب پیدا ہوئیں؟ آپ کو تو بڑا یاد رہتا ہے نا سن اور مہینہ۔ ابا میاں کا رخ اماں کی طرف ہو گیا۔ 1 جنوری 1955۔ وہ دھیرے سے بولیں۔ یہ تو انگریزی ہے، اسلامی بتائیں نا۔ بچے ایک زبان ہو کے بولے۔ اسلامی تو پتہ نہیں، شاید اماں نے بتایا تھا، مگر مجھے یاد نہیں۔ اماں شرمندہ سی بولی۔ ارے اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، انٹرنیٹ پر بڑے اچھے اچھے سافٹ ویئر موجود ہیں، 2 منٹ میں پتہ لگ سکتا ہے کہ کس عیسوی تاریخ کو کون سی اسلامی تاریخ تھی۔ فرقان جلدی سے بولا۔ چلو سب اپنی اپنی تاریخ چیک کرتے ہیں۔ سارے بچوں نے ایک دم کمپیوٹر کی طرف دوڑ لگا دی۔ دوسروں سے مستعار لی ہوئی چیزوں کو استعمال کرنا اتنا برا نہیں جتنا اپنی چیزوں کو ناکارہ سمجھ کر فراموش کر دینا ہے۔ انسان کو اپنی شناخت کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ ابا میاں اداسی سے بولے۔ وہ خود کو فراموش کر دے، دوسرے سے کبھی یاد نہیں رکھتے۔ فرقان نے سر ہلایا۔ جیسے ہمیں دیار غیر میں اپنی شناخت قائم رکھنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ صباحت نے آہستگی سے کہا۔ دبئی اور دیگر اسلامی ممالک میں تو اسلامی کیلنڈر ہی رائج ہے۔ فرقان بولا۔ تو تمہیں بہت عجیب لگتا ہوگا؟ صوبیہ نے پوچھا۔ نہیں، ہم تو اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ فرقان بولا۔ انسان جس ماحول میں رہتا ہے وہاں کے نظام کا ہی عادی ہو جاتا ہے۔ اظہر نے ٹکڑا لگایا۔ دادی اماں، آپ کی اسلامی تاریخ 6 جمادی الاول ہے۔ بلال دوڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ ہانپتے ہوئے دادی کو ان کی اسلامی تاریخ پیدائش سے آگاہ کیا اور الٹے قدموں واپس دوڑ لگا دی۔ لو بھائی، بچوں کے ہاتھ تو ایک دلچسپ مشغلہ لگ گیا ہے۔ صباحت ہنستے ہوئے بولی۔ لیکن یہ ایک مفید مشغلہ ہے، اس میں نہ صرف انہیں اپنی پیدائش بلکہ دیگر اسلامی تواریخ سے بھی آگاہی نصیب ہوگی۔ ابا میاں خوش ہو کر بولے۔ ان باتوں میں اچھا ہوا کہ اماں کی تاریخ پیدائش سب کو معلوم ہو گئی۔ اچھا موقع ہے، سب اکٹھے ہیں، اماں کی سالگرہ مناتے ہیں۔ صوبیہ خوش ہو کے بولی۔ ارے ہٹو، سالگرہ تو میں نے کبھی منائی ہی نہیں۔ تم لوگوں کے بچپن میں تمہاری سالگرہ منایا کرتے تھے ہم لوگ، پھر تمہارے بچوں کی ہونے لگیں۔ اماں جلدی سے بولیں۔ کبھی نہیں منائی تو کیا ہوا، اب منائیں گے آپ کی سالگرہ۔ فرقان جلدی سے بولا۔ کس کی سالگرہ ہو رہی ہے؟ بچوں کی فوج کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ تمہاری دادی اور نانی کی سالگرہ۔ ابا میاں مسکرا کے بولے۔ آہا، دادی کی سالگرہ، نانوں کی سالگرہ، واہ بھئی واہ، بڑا مزہ آئے گا۔ سارے بچے ایک زبان ہو کے بولے۔ اماں جھینپ گئیں۔ میز پر اماں کے لیے تحفوں کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ اماں سج سنور کے بیٹیوں، بہوؤں، بیٹوں، دمادوں اور نواسے نواسیوں، پوتے پوتیوں میں کسی ملکہ کی طرح بیٹھی ہوئی تھیں۔ سارے لوگ موجود تھے، بس ابا کا انتظار تھا۔ نہ جانے وہ کہاں چلے گئے تھے۔ جب میں تیار ہو کے کمرے سے باہر نکل رہی تھی تو وہ اندر آئے تھے۔ اماں بولیں۔ ہو سکتا ہے وہ تیار ہو رہے ہوں۔ صوبیہ جلدی سے بولی۔ تمہارے ابا اور تیار جب سے ریٹائر ہوئے ہیں، رفتہ رفتہ سارے سوٹ یا تو لوگوں کو دے دلا دیے یا اٹھا کے اسٹور میں رکھوا دیے۔ اب تو شلوار قمیض پہنتے ہیں۔ بہت کمال کیا، تو اوپر سے ویسٹ کوٹ پہن لی، اور آج تو اس تیاری کی امید بھی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہاتھ منہ دھو کر اور بال برش کر کے آ جائیں گے۔ ہاں مگر کافی دیر ہو گئی ہے، انہیں جا کے دیکھو تو ذرا۔ اماں کہتے کہتے ایک دم پریشان سی ہو گئیں، لیکن کسی کے اٹھنے سے قبل ابا کمرے میں داخل ہوئے۔ سب کے منہ حیرانی سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ 3 پیس سوٹ، چمچماتے ہوئے جوتے، پرفیوم کی بھینی بھینی خوشبو میں نہائے ہوئے ابا مسکراتے ہوئے سامنے کھڑے تھے۔ ہائے، اماں کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ بیٹے گھبرا کے کھڑے ہو گئے۔ بیٹیاں اور بہویں انہیں ستائش بھری نگاہوں سے دیکھنے لگیں۔ پھر ابا ہی کی آواز نے خاموشی کو توڑا۔ بھائی، میں نے سوچا آج آپ کی سالگرہ ہے، سال کا پہلا دن ہے، یعنی انگریزوں کے نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، اور انگریزوں کی طرح آپ کی اماں سالگرہ کا کیک کاٹنے والی ہیں، تو کیوں نہ میں بھی اس انگریزی ماحول کا حصہ بن جاؤں اور انگریزی لباس زیب تن کر لوں۔ واہ ابا، آپ تو بہت ڈیشنگ لگ رہے ہیں، صوبیہ خوشی سے بولی۔ یہی تو میں ان سے کہتی ہوں، انسان کو خود کو سجا سنوار کے رکھنا چاہیے۔ دیکھو تو شخصیت ہی بدل گئی ان کی۔ اماں نے فوراً ہاں میں ہاں ملائی۔
तो और क्या, अब्बा को बड़े अरसे के बाद सूट बूटी देखा है, पहचाने ही नहीं जा रहे। सबाहत भी बोल उठी, दादा स्मार्ट लग रहे हैं। नाना बस ऐसे ही रहा करें। बच्चों की मिली जुली आवाज़ें भी आने लगीं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज अपने बेटे बेटियों, दामादों, बहुओं और सारे पोते पोतियों और नवासे नवासियों को एक बात बताना चाहता हूँ। सब इनकी तरफ मुतवज्जह हो गए। आज तुम सब लोग इकट्ठा हो, बड़ी खुशी की बात है। फिर ना जाने कब ये मौका आए और तब ना जाने मैं हूँ या ना हूँ। उन्होंने बात का आगाज़ किया। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, अम्मा तड़प के बोली। बेटियों का भी एकदम मुंह उतर गया। मैं ऐसी बातें करके तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता, मगर मेरे प्यारो, ये एक हकीकत है, इससे इनकार कैसा। बाहर कहना तुम लोगों से कुछ और है। वो एक लम्हे को रुके, फिर बोलना शुरू हुए। इस दुनिया में जीने के लिए हर इंसान को अपनी बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। हर एक के लिए एक मैदान जंग होता है जिसमें सिर्फ वही होता है, और सामने मसाइल की एक फ़ौज। इसे तना ही इन सब से नंबरदार आजमा होना पड़ता है। कभी जीत मिलती है तो कभी मात, और ये सिलसिला हयात चलता रहता है। वो चाहे भी तो इससे फरार हासिल नहीं कर सकता, लेकिन कभी कभी थक भी जाता है और बेजार भी हो जाता है। तो मेरे बच्चों, इंसान ऐसी हालत में खुशी तलाश करता है। कभी ये खुशी से अच्छा खा के मिलती है, तो कभी अच्छा पहन के, कभी कुड़कुड़ाते हुए नए नोटों की खुश मुंह में नज़र आती है, तो कभी सोने चांदी के झिंकार में। कभी वो ये खुशी घूमने फिरने से हासिल होती है, तो कभी घर बना के और इसमें सामान तयश इकट्ठा करके। लेकिन ये सारी खुशी आरजी और नापायदार होती है। एक वक्त 5 स्टार होटल में बेहतरीन डिनर करने के बाद दूसरे दिन इंसान भूखा ही उठता है। कुछ अरसे के बाद बेहतरीन से बेहतरीन लिबास बोसीदा या आउट ऑफ फैशन हो जाता है। इस्तेमाल की चीज़ें टूट फूट जाती हैं, यहाँ तक कि जिस्म रफ्ता रफ्ता बोसीदा होकर कब्र की मिट्टी से जा मिलता है। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। बच्चे भी दम साधे हुए थे। सिर्फ अब्बा की ही आवाज़ थी जो इस माहौल को और गंभीर बना रही थी। एक साल शुरू होता है तो लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। पैदाइश का दिन आता है तो हैप्पी बर्थडे। ठीक है, ज़रूर कहें। साल चाहे ईस्वी हो या हिजरी, हमारी ज़िंदगियों का हिसाब किताब खूब रखता है। जैसे लिबास चाहे देसी हो या विलायती, मकसद सतर पोशी ही होता है। बस तुम सबसे कहना सिर्फ इतना है कि चीज़ों को इनकी जगह पर रखना सीखो। वो जिस मकसद के लिए बनी हैं, वो मकसद हासिल करना अहम होता है। चीज़ों की ग़ुलामी इंसान को इसके मकसद हयात से दूर ले जाती है, इससे इसकी शराफ़त भी छीन लेती है। हम मुसलमान हैं, बस ये याद रखना। सब लोग खामोश थे। शायद इनकी सोचों के दर भी वाह होने लगे थे। और सच्ची खुशी वो होती है जो किसी दूसरे के दिल को खुश करके हासिल होती है। अब जैसे मेरा सूट पहनना आपकी अम्मा को खुश कर गया, तो समझो हम भी खुश हो लिए। अब्बा मियाँ को जैसे कुछ याद आया। आप चाहे सूट पहने या शलवार कमीज़, हमारे लिए आप अहम हैं, आपका लिबास नहीं। सोबी ने मुस्कुरा के अब्बा मियाँ के गले में बाहें डाल दी। और साल चाहे हिजरी हो या ईस्वी, हमें ये याद दिलाना है कि वक्त गुज़र रहा है। हम अपनी ज़िंदगी के माह साल बेहतरी से खर्च करते चले जा रहे हैं। फुरकान ने संजीदगी से कहा, जो साल खैरियत से गुज़र जाए वो अच्छा है। जिस साल नेकियों की तौफीक मिली हो वो अच्छा है। जिस साल किसी का दिल ना दुखाया हो वो अच्छा है। और जिस साल किसी के काम आए वो बहुत अच्छा हो। जिस साल अल्लाह की इबादत में पेशानी ज़मीन पर रखी हो और आंखें आंसुओं से गीली हुई हों, वो तो बहुत ही अच्छा है। क्यों बच्चों, अब्बा मियाँ मुस्कुराए। हम दुआ करते हैं कि इस साल हमें ये सारी सआदतें नसीब हों। अम्मा भी का लहजा बुलाया हुआ था। आमीन, सब यह जुबान हो के बोले। नए साल के लिए वो सब नई उम्मीदें बांध रहे थे और नया साल इन सब की ज़िंदगियों में शामिल हो चुका था।